अपने लिए जिए तो क्या जिए, ज़िंदगी तो वही मुकम्मल है जो दूसरों के काम आए, ज़रूरतमंद के काम आए। और जब बात किसी की ज़िंदगी की हो, जीवन की हो और खून के रिश्ते भी साथ न दे पाएँ, हाथ खड़े कर दे, तब याद आता है एक नायक जिसका नाम है अशोक नायक। दिल से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो हमारे अपने हैं, इंदौर के हैं और खून की मदद करते हैं, यानी लोगों को खून मुहैया कराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक नायक जी की, जिन्होंने देश का पहला ब्लड कॉल सेंटर इंदौर में शुरू किया। नायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास शो में। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी न्यूज़ का। हर कोई जानता है कि अशोक नायक जी पिछले कई वर्षों से लोगों को, मरीजों को रक्त मुहैया करा रहे हैं और वे ब्लड डोनर्स और कॉल सेंटर के बीच और मरीजों के बीच समन्वय का काम करते हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे, जिस उम्र में बच्चे या युवा अपना भविष्य बनाने के लिए अलग अलग कोर्स ज्वाइन करने, कॉलेज ज्वाइन करने या अपना भविष्य बनाने के बारे में सोचते हैं, उस समय आपके दिमाग में ये बात कैसे आई? देखिए, पहले तो एमपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कॉल सेंटर तक आए। देखिए, ये जो शुरुआत हुई, ये बहुत ऐसी शुरुआत थी जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आज इस स्टेज पे हूँगा, ये मुकाम पे हूँगा या इतना बड़ा कॉल सेंटर होगा। मैंने पहली बार एक महिला को रोते हुए एमवाई हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन किया। वो मेरा पहला ब्लड डोनेशन था। मुझे लगा कि नहीं यार, ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी फैक्ट्री नहीं होती है, पैदा नहीं होता, इसे हमें और आपको ही मिलकर देना होता है। पहली बार ब्लड डोनेशन करके मैंने कुछ दोस्तों को बताया कि भाई ब्लड डोनेशन करो, बहुत लोगों को आवश्यकता है, ब्लड के कारण बहुत सारी मौतें हो रही हैं। हमारे एमपी का सबसे बड़ा अस्पताल है एमवाई हॉस्पिटल, जहाँ हज़ारों लोग बाहर से आते हैं। कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई मुझे बोलो, मैं दूंगा। मामाओं को बताया, धीरे धीरे लोगों को गाड़ी पे बिठा के ले जाना, गाड़ी मांगना, बहुत सारे संघर्ष के साथ इस काम को करते करते मैंने सोचा क्यों ना भाई हम इस काम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रक्त की लोगों को आवश्यकता है। हमारे पास फ़ोन आने लगे, जब हम एक की मदद करते तो वो हमारा नंबर 4 लोगों को देता है, तो हमारे पास लगातार फ़ोन आने लगे ब्लड के। अब व्यवस्था करना कि देने वाला कोई नहीं और फ़ोन आ रहे हैं, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, भागा दौड़ी ऐसे चलती रहती थी जब मैं सिलाई करता था। जी, यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि अशोक नायक जी का परिवार सिलाई करने का काम करता है घर में ही। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात आपसे जानना ज़रूरी होगी कि जिस उम्र में पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो, अब हमें कुछ इनकम घर में ला कर दे ताकि एक परिवार चलाया जा सके, उस समय आपने समाज सेवा का रास्ता चुना। तो ये कितना ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग था कि परिवार को भी इसमें मनाना और अपनी इच्छा और लोगों की परेशानी को भी कम करना? देखिए, ये बहुत चैलेंजिंग काम है। पहली चीज़ तो समाज सेवा जिस उम्र में मैंने शुरू की, मेरे बहुत कम लोग होते हैं जो समाज सेवा करते हैं। 22 साल की उम्र से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में जो एज है वो 60 साल के एज के लोग समाज सेवा करने के लिए निकलते हैं। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि जब ऊपर वालों को कोई काम कराना होता है तो वो ना एज उसके लिए मायने रखती, ना परिवार मायने रखता है। तो शायद उस ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाल दी थी कि बस मुझे ये चीज़ करना है। गालियाँ भी घर वालों ने खूब बकी, पड़ोसियों ने भी खूब बकी, रिश्तेदारों ने भी खूब बकी, लेकिन जो जुनून था उस जुनून ने मेरा साथ दिया, मेरे हिम्मत और हौसले ने साथ दिया और मैंने इस कॉल सेंटर और इस अभियान को एक अच्छा लेवल। उस समय आपके घर की क्या परिस्थितियाँ थी जब आपने शुरुआत करी? देखिए, जिस समय मेरे घर की परिस्थिति की बात करें तो हम एक रेंट के मकान में थे और चद्दर फूटी हुई थी जिसमें पानी टपकता था। घर वाले रात को बारिश में पानी निकाला करते थे बाल्टियों से। तो देखिए, क्या होता है कि इंसान का जब जुनून किसी चीज़ को करने को हावी हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है। तो वही जुनून घर वालों ने भी फिर देखा कि अब ये सुनेगा नहीं, अब ये इसके मन की करेगा, तो उनने भी सपोर्ट करना चालू किया। चैलेंजिंग मेरे लिए बहुत कुछ रहा, बहुत सारी दास्तां रही, क्योंकि 12-13 साल हो गए उस चीज़ को किए हुए। तो ऐसे बहुत सारे मोड़ आए जब मैं परेशान भी हुआ और मैंने सोचा भी कि नहीं यार, मुझे अब नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉल कि बच्चे को कैंसर,
बच्चे को थैलेसीमिया, तो कानों में जैसे सुनता था मेरा दिल। कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो कि जिस समय वो सुनकर आपका दिल एकदम दहल गया हो कि नहीं, आप मतलब परिस्थिति नहीं हो मदद करने की, लेकिन फिर भी आपको लगा हो कि नहीं, इसके लिए मुझे कुछ भी करके ब्लड अरेंज करना है? देखिए, ऐसे 2 केस मेरे साथ हुए हैं। सबसे पहला केस हुआ था जिस दिन मेरी सिस्टर की शादी थी। इधर शादी थी और मेरे पास एक लेडी का महिला के लिए कॉल आया था। इसका ओ नेगेटिव ब्लड था, डिलीवरी केस था उसका, बच्चा एक्सपायर हो चुका था और उसे ओ नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता थी। मैं अपने सिस्टर की शादी छोड़ के एमवाई गया, उसको ब्लड दिलवा के आया। जो भाई की आवश्यकता होती शादी में, उस सगे मैं नहीं था, मेरे अंकल के लड़के को ढूंढा और उसको बुलाया गया। मैं उस समय वहाँ था। उसके बाद एक चैलेंज मेरे साथ था, जब दुनिया का सबसे रेयर ब्लड ग्रुप ओ बॉम्बे पॉजिटिव दुर्गा नाम की एक पेशेंट इंडेक्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं किसी इवेंट में था, मेरे पास कॉल आया कि एक पेशेंट है जिसको ओ बॉम्बे पॉजिटिव ब्लड चाहिए। मैंने जैसे ही सुना, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप मुझे भी नहीं पता था कि होता है, मैं सीधे ही गाड़ी उठाकर इंडेक्स हॉस्पिटल पहुंचा। जब मैंने देखा कि वो महिला एक रोड पे काम करने वाली महिला है, मैं उसकी हालत देखकर मैंने वहाँ बोल के आ गया कि मैं इसको ब्लड कल तक मंगा दूंगा। जो चीज़ मैंने देखी नहीं, मैंने सुनी नहीं, उसका कमिटमेंट मैंने कर दिया कि मैं कल तक मंगा दूंगा। मैं हॉस्पिटल से निकला, रास्ते भर वही सोचते सोचते आ रहा था। मेरे आगे एक रेती का ट्रक चला था। एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरे आगे एक रेती का ट्रक चल रहा था। मुझे पहले उस समय पाउच खाने की आदत थी, तो रेती के ट्रक के थोड़े से आगे एक पुल था और पुल के पहले मैं पाउच खाने के लिए रुका। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, वो ट्रक पुल में गिर गया। अगर मैं वहाँ नहीं रुकता तो शायद उस ट्रक के साथ मैं भी पुल में दब जाता, उस ट्रक के नीचे दब जाता। तो ऊपर वाले ने मुझे वहाँ बचाया। उस समय मैंने पक्का कर लिया था कि इसको कल तक कहीं से भी ब्लड मुझे मंगाना है। और आप यकीन मानिएगा, रात को 2 बजे मैंने वो ओ बॉम्बे पॉजिटिव बेंगलोर में ढूंढ लिया। रात में ही डोनेशन कराया और सुबह की फ्लाइट से मैंने इंदौर बुलवाया। कितना आपको संतोष मिलता है कि जब एक व्यक्ति की जान बच जाती। शायद दुनिया में किसी की जान बचाने से ज़्यादा कोई पुण्य नहीं होता। देखिए, संतोष मिलता है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मेरा समाज स्वस्थ है और मेरा शहर स्वस्थ है। और देखिए, बात करें कि संतोष, तो हम किसी की जान बचाने की हमारी औकात या हैसियत नहीं है। जान बचाना ऊपर वाले के हाथ में, हम एक माध्यम बने हुए बस। लेकिन आप इंदौर से बढ़कर आपका क्षेत्र मध्य प्रदेश और पूरा भारत हो चुका है, और भारत में ये इंदौर में ऐसा पहला कॉल सेंटर है जो इतने हज़ारों लाखों लोगों की मदद करता है। तो कैसे आप ये धीरे धीरे अपने क्षेत्र को, अपने दायरे को बढ़ाते गए? देखिए, इस दायरे को बढ़ाने का पहला मकसद तो ये रहा कि हम जिस सेवा को कर रहे हैं, इस सेवा की ज़रूरत हमारे ही घर में नहीं, पूरे देश में कहीं भी हो सकती है। किसी को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हम इसको सीमित रखें, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मदद सभी की होना चाहिए। तो हमने पहले शहर से शुरुआत की, फिर प्रदेश से आज देश में हम पहुँचे। आज पूरे ओवर इंडिया में हमारे पास 4 लाख से ज़्यादा मेंबर है। हमारे प्लानिंग और भी है कि ये देश का पहला कॉल सेंटर, देश और दुनिया का बड़ा कॉल सेंटर बनना चाहिए। और अशोक नायक जैसे कई आ जाएंगे और कई चले जाएंगे, लेकिन ये जो सेंटर बना, ये निरंतर चलना चाहिए और लाखों लोगों की मदद रोज़ होना चाहिए। अब ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं, इसको ऑनलाइन सारी चीज़ कर रहे हैं कि भाई कहीं से भी डिमांड आने पर उसको रक्त मिले। ऐसी प्लानिंग को हम धीरे धीरे से, अभी हमने 24 घंटे चालू किया। पहले एक व्यक्ति काम करता था, आज 7 लोग काम कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे इसको ऑटो मोड पे लाना चाह रहे हैं, ताकि एक छोटा सा कॉल सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बनकर समाज के सामने आए। पर जिस समय आपने इसकी शुरुआत की थी, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी, लेकिन इस समय व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सारी सोशल साइट्स से जहां पर हम डिमांड डाल सकते हैं, जहां से हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो दौर और आज का दौर, कितना आपको अंतर लगा? देखिए, उस समय टेक्स्ट मैसेज चला करते थे। कोई को ब्लड चाहिए तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करता था, मैं उसे टेक्स्ट मैसेज करता था। आज बहुत यूनिक चीज़ें हो गई। व्हाट्सएप पे तुरंत ही 500 लोगों को मैसेज कर दो। तो सबसे ज़्यादा लोगों को हमने सोशल मीडिया से जोड़ा है, क्योंकि मैं शुरू से पिछले 12 सालों से जितने भी रोज़ डोनेशन होते हैं, मैं सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पे 5000 लोगों को मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे रोज़ भेजता हूँ। हमारे जितने भी अकाउंट से, जैसे फेसबुक पर रख दे इंडिया रक्तदान इंदौर, इंडिया फर्स्ट फ्री ब्लड कॉल सेंटर, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम
लोगों को खूब अवेयर करते हैं, लोगों से फ़ोटोज़ मंगवाते हैं रक्तदान करने के। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफ़ी हमें जी, अवेयर। लेकिन उस समय मैसेज के लिए भी एक रिचार्ज डलवाना पड़ता होगा, क्योंकि उस समय कॉलिंग के लिए भी अलग से पैक डलवाना पड़ता था। इसकी बात बहुत अच्छी कही। उस समय मेरे कुछ दोस्त थे, वो 1000 रुपये का बैलेंस डलाते थे मुझे। 10 लोग थे, वो 100 रुपये इकट्ठे करते थे। पटेल साहब, हरीश भैया, ये लोग थे जो 10 रुपये 100 रुपये इकट्ठे करते थे और मुझे 1000 रुपये महीने का रिचार्ज कराते थे। उस समय मैं रिचार्ज भी नहीं करा पाता था। तो वो दौर जब याद आता तो मुझे लगता है कि आज इतना बड़ा ऑफिस कैसे बना लिया। दूसरी चीज़ देखिए, पढ़ाई का कोई नॉलेज नहीं। 10th मैंने पढ़ाई की, 10th तक मुझे। जी, इस बात का आपको कोई कभी मलाल लगता है कि मैं आगे क्यों नहीं पढ़ पाया, या आपने ये समाज सेवा आपको करना थी, इस वजह से आपने अपनी पढ़ाई देखिए, मैं तो अपने आप को मानता हूँ कि अगर मैं शायद पढ़ा लिखा होता तो शायद समाज सेवा नहीं करता, क्योंकि जब पढ़े लिखा आदमी होता तो उसके माइंड बहुत सारी चीज़ों में चलते हैं। उसके माइंड पैसे कमाने में चलते हैं, उसका माइंड नई नई क्रिएटिव चीज़ें करने में चलता है। तो शायद मेरे लिए पढ़ाई मायने नहीं रखती, और हो सकता है कि ऊपर वाले ने जितना मुझे पढ़ाया उससे कहीं ज़्यादा सम्मान दिया, नाम दिया और मेरे काम को सराहा है। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण पढ़ाई नहीं है, और ना मैंने कभी सोचा कि मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती या मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मैं जिस तरह से बात कर सकता हूँ उस तरह से करता हूँ, और उस काम को किस तरह से लोगों तक पहुँचाता हूँ वो करने का प्रयास करता हूँ। अभी आप कितने लोगों के कनेक्शन में है, कितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं, कितने डोनर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी हमारे साथ 4 लाख से ज़्यादा डोनर्स जुड़े हुए हैं, और ऑल ओवर इंडिया में हम 20,000 से, ऑल ओवर इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को हम ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि लड़कियां लगातार, हमारे स्टाफ लगातार कभी 24 डिमांड, कभी 27 डिमांड, कभी 30 डिमांड रिक्वायरमेंट ब्लड की आ रही है। तो लगातार हम ब्लड अरेंज कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि, मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे देश में ब्लड की कमी ख़त्म हो जाए, लोगों को ब्लड ना लगे। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हम अवेयर नहीं हैं। आज ब्लड कॉल सेंटर खोलना और लोगों को ब्लड अरेंज कराना, लोगों को ये सारी चीज़ करना, अगर लोग अवेयर हो जाए तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हर फैमिली में 5 से 10 लोग होते हैं। फैमिली में, परिवार में साल में, महीने में 1 आध बार ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। अगर लोग खुद में अवेयर हो जाएं तो किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन लोग अवेयर नहीं। आज इंदौर में 35-40 लाख लोगों की जनसंख्या है, लेकिन ब्लड देने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इसी कारण कहीं ना कहीं समस्या है। तो हम लोगों को धीरे धीरे अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप खुद ब्लड दें। कितना वक्त आपका यहाँ पर बीतता है? देखिए, मेरा वक्त बीतने की बात करें तो मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, 9:30 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे घर पहुँचता हूँ। तो फिर परिवार को कैसे समय देते हैं? यहाँ पर जो एक पारिवारिक जिम्मेदारी होती है वो आप कैसे निभा पाते हैं? देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारी की बात करें तो यार बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए इस क्वेश्चन का जवाब देना। कि मैं मतलब अपनी वाइफ को भी बर्थडे के दिन ले जाता हूँ, 1 साल में 1 बार खजराना, है ना। और अभी पिछले 6 साल का मेरा बेटा हो गया। मैं अभी पिछले संडे ही उसको सिर्फ 5 घंटे उसके साथ रहा हूँ। मैं जब निकलता हूँ, जब वो सोता है, मैं जाता हूँ जब तक वो सो जाता है, या थोड़ा बहुत समय रात को दे पाता हूँ। लेकिन घर पे भी जाता हूँ तो फ़ोन इतने आते हैं कि मैं उससे बात ही नहीं कर पाता हूँ। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन वो जो ऊपर वाला चाहता है वही हो रहा है कि ठीक है, कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि मैं उनको समय दे पाऊँगा। क्योंकि अभी मुझे समाज के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए फैमिली भी समझती है, मेरी वाइफ भी समझती है, और मम्मी पापा के सपोर्ट के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। नहीं तो फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो ये काम बहुत चैलेंजिंग है। मैं वही अगला सवाल आपसे यही पूछने वाली थी कि आज अगर आप यहाँ पर इतना बड़ा कॉल सेंटर रन कर रहे हैं और इतने लोग आपसे जुड़े हैं, तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? सबसे ज़्यादा मोटिवेशन, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किससे मिलता है? देखिए, इस काम को यहाँ तक पहुँचाने का और इतना बड़ा काम करने का सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली का। अगर मेरे माँ बाप, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा सिर्फ घूमे और घर में कुछ ना दे। कोई माँ बाप नहीं चाहता। आज इतना बड़ा पढ़ा कर इतना बड़ा करते हो, इसलिए करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हमारे लिए कुछ, हमारे घर में खुशियाँ होंगी, हमारे लिए कुछ करेगा। कोई माँ बाप नहीं चाहते। लेकिन मेरे माँ बाप इतने अच्छे, मैं तो चाहूँगा कि हर बार मुझे वो मिले, हर जन्म में मेरे को मिले, कि जिनकी वजह से मैं आज इतना बड़ा कॉल सेंटर बना के बैठा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, और वो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ना उनको मैं समय दे पा रहा हूँ, ना मैं उनको घुमा फिरा पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सुबह वो मेरे लिए खाना बना के टिफ़िन तैयार करते हैं, शाम को जाता हूँ फिर खाना बनाते हैं।
तो मुझे पछतावा होता है इस बात का कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनको खुशी होगी कि आप पूरे समाज के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। आज मेरे माँ बाप को कोई भी मिलता है तो वो बड़े गर्व से मेरा नाम लेते हैं, मेरे घर वालों को बोलते हैं कि आपके लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनको बड़ी खुशी होती है। अब वो कभी मुझे टोकते नहीं है कि तेरे को कहाँ जाना है, रात को 2 बजे जाना हो या सुबह जाना हो, या मैं 2 दिन घर नहीं जाऊँ तो मुझे नहीं टोकते। तो सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मम्मी पापा का रहा, उसके बाद सभी लोगों का रहा, डोनर्स का रहा। अगर डोनर्स नहीं होते, रक्तदाता नहीं होते तो हम रक्तदान कैसे करते। तो इन रक्तदाताओं का भी तहे दिल से धन्यवाद जो इस सेंटर से जुड़े, हमारे विश्वास से जुड़े, ताकि आज वो ब्लड दे रहे हैं तो हम लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा क्षण आया कि आपको लगा कि शायद मैंने गलत राह चुन ली, या बस बहुत हो गया, अब समाज सेवा बहुत हो गई, मुझे कुछ और करना चाहिए? देखिए, एक दिन ऐसा हुआ था कि रात को 2 बजे मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी, और यकीन मानिए कि मेरी जेब में 500 रुपये भी नहीं थे, है ना। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, अरविंद जी और कृष्णा को, कि यार भैयू बहुत उल्टी कर रहा है और उससे एडमिट करना, और पैसे नहीं हैं। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे कि पैसा आए, क्योंकि ये कब तक हम करेंगे जब हमारी जेब में पैसे नहीं, हमारे घर वाले अस्पताल में हो तो हम कैसे करेंगे। लेकिन उस दिन मेरे दोस्तों ने हॉस्पिटल में पैसे जमा करे और बच्चे को एडमिशन किया, 20,000 से ज़्यादा रुपए वहाँ लगे। लेकिन फिर वही सुबह जब लोगों के फ़ोन आने लगे तो फिर वो सारी चीज़ें भूल के फिर वापस काम में लग गए। लेकिन उस दिन मुझे लगा था कि नहीं, अब मैं समाज सेवा नहीं करूँगा। लेकिन लोगों की जो फ़ोन आते हैं, जिस तरह से वो रोते हैं कि भाई नहीं, मेरा फैमिली का बच्चा या मम्मी या पापा बहुत सीरियस है, ब्लड की ज़रूरत है, तो ऐसी 2 राहें, लेकिन उस ऊपर वाले ने ताकत शक्ति दी और उस काम को वापस मुझे करना पड़ा। और मतलब जब ब्लड डोनेशन के लिए जो कॉल्स आते हैं, जो कॉल्स का आना ही आपकी एनर्जी है। मैं ये समझ लीजिए कि रोज़ 100 कॉल से ज़्यादा मैं खुद अटेंड करता हूँ। अभी माननीय कलेक्टर महोदय जी ने कहा था कि तुम अशोक, तुम्हारे पास ब्लड की कोई नीड नहीं आना चाहिए, तुम थोड़ा फ्री हो जाओ, तुम दूसरे काम में लगो, इस कॉल सेंटर को बढ़ाने में लगो। अपने मनीष सिंह साहब ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तुम ये ब्लड की डिमांड तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए, तुम कुछ और करो, इसको बढ़ाने के लिए काम करो। लेकिन मेरे पास कॉल नहीं आए, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन मैंने मोबाइल रख के देखा, मैं दिन भर परेशान हो गया कि नहीं, मेरे पास अगर कॉल नहीं आएगा तो मुझे समझ नहीं पड़ेगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो मैं ये बंद नहीं कर सकता। मेरे पास फ़ोन जब तक 50-100 फ़ोन नहीं आए ब्लड के, तो मुझे भी चैन नहीं आता है। अभी क्या आपकी आगे की प्लानिंग से, और क्या आपको लगता है कि आपकी महत्वाकांक्षा है कि अब मुझे ये करना है? देखिए, मेरी प्लानिंग बहुत लंबी है। मैं 35 साल का हो चुका हूँ। ऊपर वाला जब तक मुझे स्वस्थ रखेगा और इस ज़मीन पे रखेगा, तब तक निस्वार्थ मैं सेवा करता रहूँगा, और मैं मरते दम तक इस सेंटर को उस विशाल सेंटर बना के छोड़ूंगा कि अशोक नायक की कुर्सी पे कोई भी बैठे, समाज की और देश की मदद होती रहे, खून से निशुल्क निस्वार्थ सेवा होती रहे। ऐसी प्लानिंग है कि क्योंकि छोटा सा कॉल सेंटर जो हमने बनाया है, सिलाई करके लोगों के 1-1 रुपये की मेहनत का पैसा इसमें लगा है, ये देश का पहला कॉल सेंटर बनाया है, तो क्यों ना ये देश का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बने। ऐसा ही जैसे हमारे प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने भी राजनेता, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार आप इस कॉल सेंटर की विज़िट करें। कितनी मेहनत से हमने इस सेंटर को खड़ा किया है, क्यों ना आपके छोटे से सपोर्ट से देश का, दुनिया का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बन सकता है। जी, आपके ऑफिस में अक्सर कई सेलिब्रिटीज़ के साथ आपके पिक्चर्स रहते हैं, कई नेताओं के साथ आपके पिक्चर्स रहते हैं, तो क्या ये आपका उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है? आपको लगता है नहीं, इनके माध्यम से हमको कुछ सहयोग मिल? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अभी बीच में मुझे सलमान खान ने भी बुलाया था, बीइंग ह्यूमन का विनर रहा हूँ मैं। सलमान खान जी ने मुझे 30,000 रुपये का चेक दिया था और 20-30 हज़ार की उन्होंने शॉपिंग कराई थी। उनके ब्रांड को प्रमोट कराया था मुझसे। मेरे को कोई प्रमोशन नहीं मिला, मुझे उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनने सिर्फ अपने जो ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, उसको प्रमोट किया। बात करें राजनेता की, तो इंदौर के सारे नेता मुझे जानते हैं, इस कॉल सेंटर को जानते हैं, लेकिन फ़ोटो हम डालते हैं कि शायद ये लोग मदद करेंगे, लेकिन क्या कहें, जो लोग मदद कर सकते हैं वो तो बिना बताए कर देते हैं, और जिनको नहीं करना होती उनके साथ कितने भी चक्कर लगाओ नहीं करते। तो मेरा निवेदन है, इंदौर के प्रशासन तो जो करी रही, रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हम पिछले 12 वर्षों से चला ही रहे, तो माननीय कलेक्टर महोदय का तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो ये कॉल सेंटर कब का बंद हो चुका होता। अगर रेड क्रॉस का सपोर्ट नहीं होता तो ये कॉल सेंटर कब का बंद हो चुका होता। लेकिन रेड क्रॉस की वजह से चल रहा है। लेकिन मैं माननीय
मुख्यमंत्री और इंदौर के बड़े बड़े नेता जो आज इंदौर में रहकर पूरे देश की राजनीति करते हैं, उनसे निवेदन है कि आप एक बार विजिट करें, क्यों ना हम इस सेंटर को एक बड़ा मुकाम दे सकते हैं, इससे लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। तो निवेदन ही कर सकते हैं हम, काम तो हम करते रहेंगे। जी, आप अभी वन मैन शो के रूप में आपका काम चल रहा है, आप अकेले व्यक्ति हैं जो ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि और भी लोगों को आपसे जुड़ना चाहिए, जितना विस्तृत दायरा होगा उतना काम बढ़ेगा? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि जो निस्वार्थ मिले। देखिए, आज की दुनिया में निस्वार्थ लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है, और मैं निस्वार्थ लोगों, स्वार्थ वाले लोग तो 5000 खड़े हो जाएंगे, जिनको बस ये कि इसको बिजनेस कैसे बनाना है, यहाँ से पैसा कैसे कमाना है, ये सारे लोग तो मेरे को रोज़ मिलते हैं। लेकिन मुझे चाहिए वो लोग जो निस्वार्थ समाज की सेवा करें, उन लोगों को ढूंढने में लगा हूँ। हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आपको ऐसे लोग मिले और ब्लड कॉल सेंटर का दायरा दिन रात तरक्की करे। जितने लोग हो, जितने मरीज हो, कभी किसी को भी रक्त की कमी ना आए और रक्त की कमी से कभी किसी की जान न जाए। इस बार हमने आपको मिलवाया एक ऐसे नायक से जो हज़ारों लाखों मरीजों की अभी तक मदद कर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी को बढ़ाने में, उनको जीवन दान देने में एक ज़रिया बन चुके हैं। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।